आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, आज की तमाम दास्तान सुनने से पहले एक और दास्तान सुने कि जेल में फांसी की सज़ा पाने वाला मुजरिम अफसरदा बैठा था। दो और कैदी उसको दिलासा देने बैठ गए। कैदी ने कहा, यार ये दुनिया फ़ानी है, हम सब ने एक दिन जाना है। बस एक कतार में सब खड़े हैं, कोई आगे है तो कोई पीछे, और मौत से तो काफिर लोग डरते हैं, हम तो माशाल्लाह मुसलमान हैं। फांसी की सजा पाने वाले मुजरिम ने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, बस एक फिक्र खाए जा रही है। दूसरे कैदी ने जवाबन पूछा कि क्या मतलब, कौन सी फिक्र है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फांसी वाला मुजरिम कहता है कि कुछ साल पहले मैंने एक बैंक लूटा था, तो मैंने कुछ पैसे खर्च किए, बाकी जो है 5 करोड़ 60 लाख जो है वो मैंने अपने पुराने मॉडल के टीवी के अंदर रख दिए, जो हमारे घर के एक कोने में पड़ा हुआ है। कल मुझे फांसी दे दी जाएगी और मेरी बीवी को पता तक नहीं चलेगा। कैदी ने वादा किया कि मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगा, बस तुम हमें अपने घर का पता दे दो। फांसी वाले मुजरिम ने पूरा पता बता दिया। कुछ अरसे के बाद उसके दोनों साथी रिहा हुए तो मतलूबा पते पर पूरी तैयारी के साथ रवाना हुए। जब पहुंचे तो उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया गया। एक औरत दरवाजे के ऊपर आई और उसने पूछा कि जी फरमाएं। पहला कैदी जो था उसने कहा कि हम ओल्ड कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं। आपके घर में जो भी चीज़ पुरानी है हम उसे अच्छी कीमत पर आपसे ख़रीद लेंगे और उसे ऑक्शन के अंदर रखा जाएगा। औरत ने कहा कि एक पियानो है, एक टीवी है और एक लालटेन है, मगर मैं बेचना नहीं चाहती। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो कैदी ने कहा कि आप हमारी ऑफ़र तो सुन लें। औरत रुक गई। उसने कहा, जी बताएं। उसने कहा, जी कि आपका जो पियानो है उसका हम 5 लाख देंगे, आपके टीवी का 4 लाख देंगे और 2 लाख आपके लालटेन का अदा किया जाएगा। औरत ने कहा, नहीं मुझे नहीं मंजूर। उसने फिर दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर फिर वो जो पहला कैदी था उसने रेट बढ़ा दी। उसने कहा, चलो ठीक है, पियानो 10 लाख रुपए की, टीवी 8 लाख का और लालटेन 5 लाख रुपए की, कुल मिला के ये 23 लाख रुपए बनते हैं जो आपको हम देंगे। औरत ने कहा, ठीक है, मगर मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। बात हुई कि ये सब कुछ यहाँ के थाने में तय करेंगे। दोनों कैदियों ने हामी भर ली। उन्होंने कहा, बस हमें कुछ देर की मोहलत दें, और चले गए। दोनों ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली जो कि गलत तरीके पे कमाई गई थी, और मुकर्रा वक्त पे वो थाने पहुंच गए। सब कुछ कानूनी तौर तरीके पर हो रहा था। औरत अपने घर चली गई और दोनों दोस्त अपने अड्डे पर चले गए। सारी चीज़ें खरीदी गई, पैसे अदा कर दिए गए। दोनों जब अपने अड्डे पे पहुंचे हैं, उन्होंने टीवी खोला तो उसमें मरे हुए चूहे थे। दोनों ने अपने सर दोनों हाथों से पकड़ लिए और समझ गए कि उस फांसी की सजा पाने वाले फ्रॉडिये ने मरते मरते हमें चूना लगा के अपनी बीवी के लिए सारी उम्र के खर्चे का बंदोबस्त कर दिया। अब ये कहानी आपने सुनी है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा पिछली कुछ दहाइयों से उसको अपने जहनों में लाइए। जब कभी इंतखाबात होने वाले हैं, बात क्या होती है, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क की बेहतरी के लिए काम न कर सके, हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए जाते रहे, हम अब तौबा तायब हो चुके हैं और हमने अपनी गलतियों से सीख लिया है और अब हम मैदान में उतर रहे हैं और आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। हर इलेक्शन में यही जुमले हैं, सेम स्क्रिप्ट के साथ मैदान में उतरते हैं और उसी तरीके से हमें पागल बनाया जाता है और हमें कहा जाता है कि रोड़े हमारे रास्ते में अटकाए गए थे, हम तो बहुत शरीफ थे, हम काम करने वाले थे, लेकिन हमें काम नहीं करने दिया गया। एन इरफान का लिखा हुआ है कि आहूं की आजारों की आवाज़ें थीं, राह में गम के मारों की आवाज़ें थीं, दूर खला में एक स्याही फैली थी, बस्ती में अंगारों की आवाज़ें थीं, घर के बाहर आवाज़ें थीं रस्तों की और घर में दीवारों की आवाज़ें थीं। अब मुझ में एक सन्नाटे की चीखें हैं, पहले कुछ बीमारों की आवाज़ें थीं, इस बस्ती पे मजबूरी का साया था, घर घर में बाजारों की आवाज़ें थीं। अगर आज के फैसले को देखा जाए, आज का फैसला क्या है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ, फैसले के मंदरजात पढ़िए और फिर उस पर जो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं उन दोनों को आपस में मिलाइए तो आपको क्या चीज़ समझ में आएगी। फैसले के अंदर क्या लिखा गया है कि कोई भी 5 जेंटलमैन बैठ के किसी को ताहयात नाअहल नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोई गलती की है तो इस्लाम के अंदर भी उसे तौबा की गुंजाइश का हक मौजूद है। ये बातें उसमें
सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह का फैसला सुनाते हुए ताहयात नाअहली को ख़त्म किया। पहले वो सुने और फिर जो ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं उन दोनों में तकाबुली जायज़ा लें तो इतने बड़े गिल्टी पाए जाते हैं कि कोई हिसाब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। उस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली को ख़त्म कर दिया है और यह फैसला 6-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। अदालत ने समीउल्लाह बलोच नाअहली केस के फैसले को भी ख़त्म कर दिया, जो पहले था एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही दिया हुआ कि नाअहली ताहयात होगी, उसको ख़त्म किया और करार दिया कि सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। फैसले के अंदर यह कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक है और नाअहली की मुद्दत के कानून को जांचने की ज़रूरत नहीं है। 62(1)(f) की तशरीह अदालती डेक्लेरेशन के जरिए आइन को रद्द करना। डेक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। फैसले में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं है कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है। आर्टिकल 62(1)(f) वाजे नहीं करता कि डेक्लेरेशन किसने देनी है। आर्टिकल 62(1)(f) में दर्ज नहीं है कि नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। ऐसा कोई कानून नहीं है जो वाजे कर सके कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का तरीकाकार क्या होगा। उस फैसले के मतन में यह भी कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं जो वाजे करे कि नाअहली क्या होगी। यह भी वाजे नहीं कि नाअहली फेयर ट्रायल और कानूनी तकाजों के मुताबिक है या नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो उस 7 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने इस फैसले से इख्तलाफ किया, लेकिन 6 रुकनी फैसला दे चुके हैं तो इसलिए उनके इख्तलाफ पे कोई असर तो नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने इख्तलाफ में कहा है कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात भी नहीं है, नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच फैसला दुरुस्त था। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद ज़रूरी था कि यह फैसला फौरी सुनाया जाता। तमाम वकला और अटॉर्नी जनरल के आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन्होंने ये बात की कि उससे पहले हमने इस केस को निपटाना था। लेकिन इधर आप देखिए कि अभी मौजूदा मंजरनामे में क्या चीज़ें हैं। अदालत ने क्या ये कहा है कि जो शख्स इस फैसले के बाद अहल हो गए हैं वो कभी गिल्टी नहीं थे? क्या अदालत ने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था? अदालत ये कह रही है कि अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई जुर्म किया है, तो नाअहली ताहयात नहीं होगी। आप उसका एक मुकर्रा पीरियड रखेंगे जिसके दौरान वो नाअहली खत्म हो जाएगी। उसके बाद उस शख्स के पास एक सेकंड ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अपनी बेहतरी के लिए कोई इकदाम कर सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या तो ये मान ले कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो बेकसूर थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था और उनके खिलाफ ये सारा कुछ किया गया। इस केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इस केस के अंदर है कि अगर कोई गलती कर बैठा है तो तौबा ताइब होने का उसे ऑप्शन दिया जाना चाहिए और ये वही मिला, उसके अलावा नहीं है। आप मान लीजिए गलतियां आपने की थी, ये मानिए कि हमसे गलती हो गई और हम गलती होने के बाद अब एक नेक नियत दिल के साथ मैदान में उतरे। आप तो ये भी कहना नहीं चाहते, आप सिर्फ ये कहते हैं कि गलतियां दूसरों से हुई थी और हमें वो गलतियां भुगतना पड़ी। जब आप इस हट धर्मी के ऊपर कायम हो जाते हैं तो तब तकाबुली जायजा ही नहीं बनता, तब बात करने को दिल ही नहीं चाहता। मैं हूं, मेरे से 100 गलतियां हुई होंगी, अगर मैं इसके ऊपर मुसर रहूं कि मैंने गलती ही कोई नहीं की, किसी दूसरे की वजह से वो गलती मुझसे हो गई या वो गलती का इल्जाम मुझ पे आयद हो गया, तो मैं ऐसा भी पाकबाज फरिश्ता नहीं कि मुझसे कोई गलती ना हो सके। इस बात को तो मानिए कि गलती हुई है और अब अदालत अगर फैसला दे रही है और हमारे पास गुंजाइश है तो हम आपके पास दोबारा से हैं। दूसरी तरफ ये एक फैसला है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये हैं लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिए जाने के हवाले से कि रिटर्निंग अफसरान को हम ये तो नहीं कह सकते कि किसी के कागजात में नामजदगी मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दरखास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना तो रिटर्निंग ऑफिसर को ये कह सकती है कि आप मुस्तरद ना करें, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए। इस पर लतीफ़ खोसा साहब ने जवाबन कहा कि पीटीआई के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, कागजात छीने गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो बतौर डिप्टी कमिश्नर पीटीआई के खिलाफ एमपीओज जारी कर रहे हैं।
पीटीआई के सिवा किसी जमात के रहनुमा के ऊपर एमपीओ नहीं लगा। जलसे की इजाजत हमें नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दी जाए, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जबानी ये पैगाम पहुंचाया कि खोसा साहब यहां पे सियासी तकरीर ना करें, दो खड़े ना रोएं, ये कोई सियासी फारम नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं है तो फिर हम क्या करें। चीफ जस्टिस साहब ने पल्ला झाड़ा और झाड़ के ये कहा है कि इसके ऊपर जो समात अगली होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का एमपीओ से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी से कागजात छीने जा रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने बीच में ये कहा कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं, तो उस पर अगर आप ये प्ली रख रहे हैं कि हमारे मेन किरदारों के नहीं मंजूर हुए तो इस पर हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने 15 जनवरी तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इलेक्शन कमीशन से रिपोर्ट मांगते हुए समात को मुलतवी कर दिया। कल को पीटीआई की ही एक और समात है बल्ले का निशान दिए जाने के हवाले से। तो बल्ले का निशान दिए जाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या मौक़िफ़ अपनाती है कि क्या इलेक्शन कमीशन किसी से निशान वापस ले सकता है या फिर इलेक्शन कमीशन किसी को कोई दूसरा ऑप्शन भी दे सकता है। कल को समात जो है वो हो रही है पेशावर हाई कोर्ट में और परसों उसी के ऊपर समात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके अलावा दीगर केसेस जो हैं उनकी समातें फिल वक्त मुलतवी की गई हैं। उधर बानिए पीटीआई ने जो आर्टिकल छपा है उस आर्टिकल की तमाम तर जिम्मेदारी कबूल कर ली है। उन्होंने कहा ये आर्टिकल मेरा ही लिखा हुआ है, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ दिनों तक मेरी एक वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होगी। अब उस पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखें जी वीडियो आने वाली है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए, हम तस्वीर देखना चाहते हैं। अब ये माइंडसेट है पाकिस्तान के अंदर, किस कारकुन को आप राम करते हैं किस तरह और अपना बयानिया बनाते हैं किस तरह, वो बदलने की ज़रूरत है। बदलते अतवार में असलूब बदलने की बुनियादी ज़रूरत होती है, और वो ज़रूरत कोई भी पूरी करने की चाह नहीं रख रहा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।